Hello everyone. So as discussed in our previous class, today we will begin with our class of understanding the case laws related to geographical indication. As we have talked before, what are GI? GI is an indication that is given to the products or goods that belong to a particular country, region or locality, has some special characteristics, reputation or quality, and all these can be used to trace to its place of origin, or all these characteristics, reputation, quality or locality, country, region can be attributed to the place of its origin of that product which we are talking about. So the first case that we will be discussing is the Basmati rice controversy case, which was between India and US. And as we all know, we have studied that the Basmati rice of India has a GI tag. Before beginning with this, I would like to inform you that this case law comes before the GI Registration of Goods Act 1999 was passed. So we can say that this case is the foundation. This is one of the cases which led to the passing of the act, which made India think that why it's important to protect its GI heritage. So let's begin with the facts. So पहला बासमती राइस कंट्रोवर्सी में ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स की पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस ने एक कंपनी थी राइसटेक इनकॉर्पोरेशन, इसको पेटेंट ग्रांट किया था बासमती राइस का. एक्चुअली ये जो कंपनी थी ये टेक्सास में सिचुएटेड थी और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक न्यू वैरायटी बनाई थी बासमती राइस की जो कि बेटर थी दैन द ओरिजिनल क्रॉप, और इन्होंने इसको सेल किया डिफरेंट नेम्स के साथ, जैसे जासमती, कासमती, इवन टेक्समती, बिकॉज इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन टेक्सास सो दे इवन नेम्ड इट टेक्समती. नाउ व्हाई जासमती? Jasmati was jasmine rice is a variety of rice that's produced in Thailand. So they even made a name of Jasmati. What did this company do? They procured rice, breed different types of varieties of rice from India, Thailand and other South Asian nations. They worked on its genomic sequences and made a better version of rice. मतलब कि वो बाकी सारी कंट्रीज से राइस लाए, उसके जीनोम सीक्वेंस, जीन एडिटिंग, इन सब पे काम किया और एक खुद की नई वैरायटी बनाई जिसको उन्होंने जासमती, कासमती नाम दिया और इस नाम से सेल करने लगे, और अमेरिकन मार्केट में इसको अमेरिकन बासमती और टेक्समती बोलते थे. भाई अब बहुत ढेर सारे इश्यूज अराइज हुए. एक इशू था टुवर्ड्स द एमर्जिंग पेटेंट्स, अदर वाज रिलेटेड टू बायो पॉलिसी एंड अदर वाज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द लॉस. इसमें वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट वर रेज्ड वाज दैट whether the name basmati, which is a generic term, or a term which specifically originates from aromatic rice grown in India and various South Asian countries. So what was the main issue among all the other issues was कि भाई जो term बासमती है, आपने पेटेंट लॉज में पढ़ा ही होगा व्हाट्स आर जेनरिक टर्म्स एंड व्हाट आर नॉट जेनरिक टर्म्स. सो जो बासमती है इज इट अ जेनरिक टर्म जो कि जितने भी तरीके के चावल और एरोमेटिक राइस ग्रो होते हैं एशिया और साउथ एशियन कंट्रीज़ में, इनको रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है, या इसका पेटेंट हो सकता है इस टर्म का, क्योंकि आपको पता है जेनरिक टर्म्स का पेटेंट नहीं हो सकता, और ये स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ राइस को रेफ़र कर रहा है. सो ये क्वेश्चन आया था. अलग दूसरा क्वेश्चन था बायो पायरेसी का. वी विल स्टडी अबाउट बायो पायरेसी इन अदर क्लासेस, बट टू इन्फॉर्म यू गाइज, बायो पायरेसी इज व्हेन you use the traditional varieties of crops and plants grown in which are specifically endemic to those specific countries or regions. You bring them back, you do your research, you create new crops out of it. मतलब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो एक स्पेसिफिक कंट्रीज़ में उगती हैं, पेड़, आप उन पेड़ों को, पौधों को, राइस को, ग्रेन्स को, उन सबको लाते हैं अपनी कंट्री में, उस पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते हैं, उसमें अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर जो बेटर वैरायटी आती है उसको आप जो है यूज़ करते हैं. इसको बायो पायरेसी इसलिए कहते हैं कि भाई कंट्रीज़ का कहना है, जैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो इसी को प्रोटेक्ट करता है, बायो पायरेसी को, ट्रेडिशनल नॉलेज को. वो ये कहता है कि भाई आपने यहाँ की ट्रेडिशनल नॉलेज यूज़ करी, आप उसको ले गए और आपने अपना नया प्रोडक्ट बनाया, और आप जो है जो लोग इस चीज़ से एसोसिएटेड हैं उनको कंपनसेशन भी नहीं कर रहे हैं. तो बायो पायरेसी बेसिकली क्या होता है कि
आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सबसे परमिशन लेनी पड़ती है इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने से पहले. अगर आप नहीं अथॉरिटी की परमिशन ले रहे हैं तो डेट विल अमाउंट टू बायोपायरेसी. सो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड. सो हुआ क्या, अब इन्होंने ये राइस क्रिएट कर दिया. अब इंडिया जो है इट एक्सपोर्ट्स मोर देन 70% exports more than 70% of the 75% of the rice to United States. और बाकी जो बासमती राइस और थाईलैंड, पाकिस्तान, इंडिया से आता है. और एवरीवन नोज दैट दिस बासमती राइस कैन ओनली बी ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड नोवेयर एल्स. सो व्हाट दे डिड वाज, इंडिया ने एविडेंस दिया, क्या बोलते हैं, इस पेटेंट वैलिडिटी का, कि भाई ये जो पेटेंट आपने दिया है राइस टेक कंपनी को बासमती राइस के लिए, जो उसने टेक्समती अपना बनाया है, ये पेटेंट गलत है. क्योंकि बासमती राइस इज़ आर ओन इंडिजीनियस थिंग, ये हमारी खुद की है. मतलब और कहीं पर दुनिया में नहीं उगता है, सिर्फ कुछ ही, इंडिया में भी कुछ ही स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, इन जगहों पे बासमती राइस उगता है और बाकी जगहों पे नहीं होता. और साउथ ईस्ट एशिया में जैसे थाईलैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस जगह में उगता है. अभी रिसेंटली 2021 में पाकिस्तान को भी बासमती के लिए जीआई टैग मिल गया. तो ये सब इन्होंने क्लेम किए, लेकिन यूएस ने इस क्लेम को मना कर दिया. See, with regard to the use of geographical indication and trademark Basmati used by the company, US Office on Trade Regulations stated that since it was not a region, a trademark and geographical indication in India, unlike Champagne, Porto, Burgundy, Sherry, it can be utilized by the company. उन्होंने ये कंटेंशन दिया कि जैसे कि शैम्पेन है, शैम्पेन जो फ्रांस में उगती है, इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस इन फ्रांस. शैम्पेन एक जगह का नाम है. ऐसे बर्गंडी इस प्लेस का नाम है जहाँ पे वो बर्गंडी वाइन्स बनाई जाती हैं. इस तरह उन्होंने बोला कि भाई जो बासमती है ये सिर्फ इंडिया में कन्फाइंड नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया में भी उगाया जाता है, जैसे थाईलैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया. और बासमती से जैसे हमने जीआई की डेफिनेशन पढ़ी थी, इट्स जीआई उस प्रोडक्ट को दिया जाता है विच एट्रीब्यूट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक टू अ प्लेस ऑफ ओरिजिन. वो उनका ये कहना है कि भाई बासमती से आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि हाँ ये इंडिया का, जैसे दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग टी स्पेसिफिकली पॉइंट करे कि हाँ ये जो टी है इसमें जो अरोमा है, फ्लेवर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये स्पेसिफिकली दार्जिलिंग में उगती है, इसीलिए इसमें आता है, क्योंकि भाई वहाँ की नेचुरल कंडीशंस के जैसे. लेकिन बासमती जो है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, सिर्फ इंडिया में कन्फाइंड नहीं है. इसलिए उनका कहना है कि आप जो है इसको नहीं कह सकते कि दैट यूएस कंपनी हैज़ डन ट्रेडमार्क वायलेशन. फिलहाल इंडिया, पाकिस्तान और बाकी बहुत से लोगों ने, कंट्रीज़ ने इसके पेटेंट होल्डर के अगेंस्ट क्या बोलते कंप्लेन किया और प्रोटेस्ट होल्ड किया. एंड दे गेव वेरियस प्रूफ्स कि सी द क्रॉप बासमती हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन अंडर द एक्ट फॉर स्टेट्स इंक्लूडिंग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, एक्सेट्रा. And prior to 1999, there was no specific legislation to regulate and protect the geographical indications. समझ रहे आप? It was after this Basmati controversy that in 1999, India adopted Article 22 of the TRIPS agreement and complied with it, which gave protection to the geographical indications. See, it was only in 1999 India enacted this legislation called as Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999, so as to protect its geographical indication. ये ट्रिप्स में था पर इंडिया ने इसको अडॉप्ट नहीं किया था. लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद इंडिया को एहसास हुआ कि भाई हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव योर जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्टर्ड, प्रोटेक्टेड, so that the other countries, even other corporations cannot use it for economic, for their business purpose and exploiting the traditional treasures of another country. भाई आप दूसरे कंट्री के जीआई को यूज़ कर रहे हो ना अपने प्रॉफिट के लिए, जबकि वो कंट्री यूज़ कर सकती थी अपने बेटरमेंट के लिए. इसी तरह अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट केस लॉ जो है वो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस आईटीसी लिमिटेड. अब इस केस में क्या हुआ था, आईटीसी होटल्स दे हैव अ लाउंज चेन and in their hotels, and that lounge was named as Darjeeling Lounge by ITC. We all know that Darjeeling tea is a registered trademark of Tea Board of India, and Darjeeling tea also has a geographical indication tag.
GI टैग. सो व्हाट वाज देयर कंटेंशन? इंडियन टी बोर्ड का कंटेंशन ये था कि भाई जो दार्जिलिंग टी लॉन्च करके आपने बनाया है, ये जो है स्पेसिफिकली ना पासिंग ऑफ के अमाउंट करता है. अब पासिंग ऑफ क्या है, ये आई हैव डिस्कस्ड इट इन द एंड ऑफ द स्लाइड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली एक लेमन टर्म में पासिंग ऑफ क्या है, जब आप अपने प्रोडक्ट को किसी और के प्रोडक्ट की तरह बेच देते हो, इन वेरी लेमन टर्म्स. सो व्हाट the Tea Board of India contended was that the name Darjeeling Lounge is infringement of the registered GI Darjeeling tea, and they sought relief on that basis that the use of the name Darjeeling Lounge by ITC refers to a section of its hotel amounts to an act of passing off. फिर से केस को एक बार समझिए. इंडियन टी बोर्ड का ये कहना था कि जो दार्जिलिंग लाउंज करके होटल्स की चेन है या चेन्स ऑफ होटल्स में जो स्पेसिफिक ये दार्जिलिंग लाउंज करके फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आईटीसी, वो वॉयलेशन है जीआई टैग का दार्जिलिंग टी का, जो कि स्पेसिफिकली टी बोर्ड ऑफ इंडिया को बिलोंग करता है. और ये जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मतलब कि अनफेयर कंपटीशन क्रिएट कर रहा है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बीच में और आईटीसी के बीच में. लेकिन व्हाट डिड द कोर्ट सेड? कोर्ट हेल्ड दैट every kind of passing off would not necessarily amount to an act of unfair competition. यहाँ पे court said that there is a dividing line between the two concepts of using a GI tag and the name being used for passing off. कोर्ट ने ये बोला साफ साफ कि ठीक है, मैं मानता हूँ टी बोर्ड ऑफ इंडिया आपके पास दार्जिलिंग टी टर्म यूज करने का राइट है, एंड इट इज़ अ रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन, इट हैज़ अ GI टैग. लेकिन उस नाम को यूज जो कर रहे हैं वो और आपके बीच में, मतलब आपके काम के बीच में कोई नेक्सस होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि यस देयर इज अ एक्शन अराइजिंग फॉर पासिंग ऑफ. देयर हैज टू बी अ नेक्सस विद द प्रोडक्ट विच इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद इट अंडर द रजिस्ट्रेशन. मतलब कि अब आप ये देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि दार्जिलिंग इज अ जेनरिक टर्म एंड वी नो दैट वी कैनॉट ask for patent or trademarks for generic terms. जैसे नेम ऑफ द प्लेस हो गया, कंट्री हो गया, आप इनका नहीं कर सकते. इट हैज़ अ जेनरिक, दार्जिलिंग इज अ जेनरिक टर्म, बट क्योंकि दार्जिलिंग टी हैज़ अ GI टैग, दैट्स यू आर अलाउड टू यूज इट. लेकिन अब भाई, अब ऐसे तो दार्जिलिंग टी है, इसका GI टैग है. आप कोई दार्जिलिंग चेन दार्जिलिंग लाउंज करके अपना खोला हुआ है और उसमें वो मान लीजिए फल बेच रहा है, तो आप कह दो कि भाई ये तो वॉयलेशन है. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन टी बोर्ड वो दार्जिलिंग टी यूज कर रही है, दैट्स समथिंग, वो टी का बिजनेस है. और जो आईटीसी अपने लाउंज में इस्तेमाल कर रहा था, इट वाज लाउंज विच इज एक्सेसिबल ओनली टू हाई एंड कस्टमर्स एंड इट वाज सर्विंग देम विद एनी काइंड ऑफ बेवरेज. समझ रहे हैं? वो सिर्फ दार्जिलिंग लाउंज जो आईटीसी होटल्स के थे, वो उसमें सिर्फ टी नहीं बेच रहे थे, वो कोई भी बेवरेज अपनी दे रहे थे. और वैसे स्पेशली जो है एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर्स, हाई एंड कस्टमर्स को ही एक्सेसिबल था. सो देयर वाज नो रिलेशन बिटवीन द टू नेम्स, दार्जिलिंग टी दैट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ इंडियन टी बोर्ड एंड द दार्जिलिंग लाउंज विच वाज यूज्ड बाय आईटीसी लिमिटेड. फिर कोर्ट ने देखिए फर्दर बोला कि द यूज ऑफ द टर्म दार्जिलिंग इज नॉट द सोल प्रोरोगेटिव ऑफ द टी बोर्ड, and the word has been extensively used in trading and commercial business for decades. Therefore, the GI would not prima facie entitle the tea board to any interim relief. टी बोर्ड का कंटेंशन नहीं एक्सेप्ट किया गया है और जो है आईटीसी को अलाउ कर दिया गया था नेम यूज करने के लिए. Another case is Imperial Tobacco Company was is registrar of trademarks. अब यहाँ पे जो हम जोग्राफिकल टर्म यूज करते हैं कि भाई GI एट्रीब्यूट्स टू अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ओरिजिन, कंट्री, लोकेलिटी, रीजन विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जोग्राफिकल टर्म. तो यहाँ पे इस केस में जो है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क ने जो है कैलकाटा हाई कोर्ट का बेसिकली केस था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई जोग्राफिकल टर्म क्या होता है जो आप यूज़ करते हो, यहाँ पे GI का क्या यूज़ है, और मतलब कि इन सब के बीच में डिफ्रेंशिएट किया. फैक्ट्स इस तरीके से थे कि इंपीरियल टोबैको कंपनी जो थी, उसने अपनी जो सिगरेट्स बनाती थी उसमें एक फ़ोटो थी जिसमें कि स्नो क्लैड हिल्स, मतलब कि बर्फ़ से ढकी हुई हिल्स थी, मतलब माउंटेन टाइप का, और उसके बगल में लिखा हुआ था शिमला.
जो कि प्रोमिनेंटली विजिबल था, द शिमला लेबल विथ स्मॉल इंस्क्रिप्शन दैट द कंटेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एपेलेंट कंपनी। मतलब सिगरेट का डिब्बा था, उस पर एक पहाड़, बर्फ़ से ढके पहाड़ थे, उसके बगल में शिमला लिखा हुआ था, और ऐसा था कि जो, और फिर नीचे लिखा हुआ था कि भाई इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंपीरियल टोबैको कंपनी। अब कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसमें आया कि उन्होंने जोग्राफिक टर्म को एक्सप्लेन किया। भाई बहुत से लोगों ने इसका कंटेंशन किया कि आप शिमला वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ जेनरिक टर्म। सो कैलकाटा हाई कोर्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ जोग्राफिक टर्म। They said that geographic terms and words in common use designate a locality, a country, or a section of a country, which cannot be monopolized as trademarks. We all know this. कि भाई आप कंट्री का नाम, लोकेलिटी का नाम, सेक्शन का नाम ट्रेडमार्क्स की तरह नहीं मोनोपोलाइज कर सकते हो, क्योंकि these are generic term. But a geographical name not used in geographical sense to denote a place of origin, but used in arbitrary or fanciful way to indicate origin or ownership regardless of the location मे बी सस्टेन्ड एज वैलिड ट्रेडमार्क। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जैसे कोई फैंसी नेम ले लीजिए, जैसे कोई जगह है उसका नाम डक वाटर है, एक जगह है यूएस में जिसका नाम डक वाटर है। अब आप डक वाटर टर्म यूज़ कर रहे हैं एक लोकेलिटी का, सिटी का, और आप उसमें टॉयज़ बेच रहे हैं, तो देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन दी, भाई जीआई में तो रिलेशन होना चाहिए ना उस प्रोडक्ट का और उस प्लेस ऑफ ओरिजिन का। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ का नाम यूज़ कर रहे हैं जिसका ना कोई रिलेशन है उस प्रोडक्ट से, ना उस जगह से, तो आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडमार्क के लिए। लेकिन दैट शुड बी दैट इट्स यूज्ड इज आर्बिट्ररी और फैंसीफुल वे, और जो है ये जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है बहुत ज़्यादा ऑब्सक्योर है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तब यूज़ कर सकते हैं। एज अ जनरल रूल यू कैन नॉट यूज़ द नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस और लोकेलिटी और अ कंट्री फॉर अ ट्रेडमार्क। तो हेयर कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट द मार्क शिमला is a geographical name and the snow-clad hills in outline mark indicates its use in ordinary or geographical signification. So the mark is neither a fancy or invented word nor one with a secondary meaning. मतलब ये कहना चाहते हैं, कोर्ट ने ये बोला कि जो टर्म है शिमला, जो माउंटेन आपने जो बनाया है, इसका जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं सिगरेट से, इससे कोई रिलेशन नहीं है। और क्या बोलते हैं, शिमला का भी उस प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये शिमला एक ऐसा जनरल वर्ड है, सी शिमला इन द ऑर्डिनरी टर्म इज सिग्निफिकेंट, इट्स ऑब्वियस, you know, and everyone knows that Shimla is a too prominent city. It's the capital of Himachal Pradesh, and it's well known in the country and abroad in its original geographical sense. So you cannot use this word for your trademark registration. If Shimla, अब जैसे अब आप कहोगे सर दार्जिलिंग टी फिर आप क्यों यूज़ करते हैं? सी यहाँ पे यही बात करें, आप उन वर्ड्स का यूज़ तब कर सकते हो जीआई टैग्स के लिए या ट्रेडमार्क के लिए जब जो प्रोडक्ट है वो उस स्पेसिफिक प्लेस और ओरिजिन से रिलेशन रखता है जो जीआई टैग के डेफिनेशन में आता है। पर यहाँ पे शिमला और सिगरेट्स का कोई रिलेशन नहीं है भाई, हिमाचल प्रदेश में टोबैको होता ही नहीं है, तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो? फिर इसका मतलब यू आर यूजिंग अ जेनरिक टर्म, और वो भी शिमला जो कि बहुत रिनोड है फॉर योर सिगरेट प्रोडक्ट्स, सो इट्स नॉट गुड। सी कोड फर्दर सेड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रेडमार्क may hamper or embarrass the trade or traders in and around the locality in future. So यहाँ पे भी मना कर दिया गया था कि भाई यहाँ पे एक्चुअली बताया गया था कि किन टर्म्स को आप यूज़ कर सकते हो, कब ट्रेडमार्क, एक तरीके से आप कह सकते हो ट्रेडमार्क और जीआई का डिफरेंस यहाँ पे जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक तरीके से और क्लैरिटी प्रोवाइड करता है केस। ये बहुत फेमस केस है, स्कॉच विस्की एसोसिएशन वर्सेस प्रवरा सखर कारखाना, बहुत भाई बड़ा नाम है। इस केस मतलब कि इट्स दिस केस लॉ इज साइटेड इन मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड इट्स अ रियली गुड केस ऑन जीआई टैग, वन ऑफ द लीडिंग केसेस। व्हाट हैपेंड इन दिस केस वाज, स्कॉच विस्की एसोसिएशन है, ये यूके में यूनाइटेड किंगडम से रजिस्टर्ड है। ये जो है इसने पासिंग ऑफ एक्शन किया था डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट। डिफेंडेंट्स क्या थे? डिफेंडेंट्स इंडियन विस्की मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, ब्लेंडेड विद स्कॉच और वेरियस नेम्स जैसे ड्रम बीटर और गॉड टाइकून करके अपने ब्रांड्स लॉन्च कर रहे थे। और ये जो उनकी बॉटल थी, उस बॉटल पे एक क्या बोलते हैं आदमी था जो कि स्कॉटिश कैप पहना है, स्कॉटिश स्कर्ट पहना है और बैक पाइपर लिए और प्ले कर रहा है। मतलब कि
ऐसा इन्होंने अपनी बॉटल्स में कहा और ब्लेंडेड स्कॉच विद विस्की, ब्लेंडेड विद स्कॉच, ऐसे करके अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे भाई। अब यहाँ पे कंटेंशन ये आया कि स्कॉच जो है इट्स अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ यूके, स्कॉटलैंड टू बी प्रिसाइज। स्कॉच सिर्फ स्कॉटलैंड में होती है, मतलब कहीं बना सकते हो, लेकिन स्कॉच जो बेसिकली है, अगर आप कहीं स्कॉच पियोगे तो यू कैन रिलेट इट कि यस इट्स मेड इन द स्कॉटलैंड, इट हैज़ गॉट अ जीआई टैग। लेकिन आप जो है अपने प्रोडक्ट को ब्लेंडेड स्कॉच कह रहे हो, ब्लेंडेड विद स्कॉच कह रहे हो, ड्रम बीटर, समझ रहे हो आप, और ऊपर से जो आपने इमेज बनाई हुई है इस प्रोडक्ट में वो भी वो स्कॉटिश आदमी की है। सो पीपल विल बिलीव दैट व्हाट दे आर ड्रिंकिंग इज स्कॉच विच ओरिजिनेट्स इन स्कॉटलैंड। ठीक है, सो ये यहाँ पे आप देख लो जीआई का यूसेज हो रहा है। सी what the court said was blended with scotch and indulged that the defendants have resorted to unfair device by using the words blended with scotch and indulged in colorable imitation and unfair trading in an attempt to reap harvest by appropriation of plaintiffs goodwill of scotch whisky trade। मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट को स्कॉच की तरह पास ऑफ कर रहे थे, जिससे स्कॉच की जो गुडविल बनी हुई है मार्केट में उसको वो हार्वेस्ट कर सकें, यूज़ कर सकें अपने ट्रेड के लिए। और डिफेंडेंट्स दे फेल टू जस्टिफाई वाई दे वर यूजिंग द वर्ड्स ब्लेंडेड विद स्कॉच। दस जो है जो इंडियन कंपनी थी उन्होंने वायोलेशन किया था, कोर्ट ने हेल्ड किया, एंड दे कैन नॉट यूज देयर नेम एज ब्लेंडेड विद स्कॉच और ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, ड्रम बीटर, ये सब नहीं कर सकते। दे आर ट्राइंग टू पास इट ऑफ एज अ स्कॉच विच इज़ अ GI टैग ऑफ UK। ओके, सो नाउ वी कम टू व्हाट इज पासिंग ऑफ। See, passing off is a common law tort which can be used to enforce unregistered trademarks. Here, see, unregistered, this is the term. भाई अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप ऑलरेडी केस कर सकते हैं कि भाई ट्रेडमार्क मेरा रजिस्टर्ड है, ही इज़ ट्राइंग टू वॉयलेट इट, मेरा ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मान लीजिए दो कंपनीज हैं जिनके पास अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स हैं, तब वो क्या करेंगे? तो तब दे कैन यूज़ दिस कॉमन लॉ रेमेडी ऑफ पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ, इसको मैं एग्जांपल पहले एक एलिमेंट समझ लेते हैं। मॉडर्न एलिमेंट्स ऑफ पासिंग ऑफ है मिस रिप्रेजेंटेशन। भाई अ पर्सन इज मेकिंग अ मिस रिप्रेजेंटेशन टू अदर, दिस मिस रिप्रेजेंटेशन इज डन इन द कोर्स ऑफ ट्रेड टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स और कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स which is calculated to injure the business or goodwill of another trader, and it causes actual damage to business or goodwill of the trader by whom the action is brought। बहुत सिंपल से बताता हूँ कि मान लीजिए कि दो दुकानदार हैं, वो अपना खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं पर उन्होंने अभी ट्रेडमार्क नहीं लिया है, दे हैव अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जैसे एक हो गया मान लीजिए दार्जिलिंग फ्रूट वाला, जो फ्रूट्स बेचता है बहुत बेहतरीन और उसके पास अपना उसका ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन कस्टमर्स में उसकी गुडविल बहुत अच्छी है कि भाई यहाँ पे सबसे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं और सब कुछ है, ऐसा ऐसा करके, और मतलब ही हैज़ अ गुडविल, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। उसी की कुछ दुकान दूर छोड़ के एक मैन्युफैक्चर और आया, उसने खोल दिया दार्जिलिंग क्लोथ्स। तो अब क्या हुआ, अगर लोग ये दार्जिलिंग क्लोथ्स ये समझ के ले रहे हैं कि भाई ये दार्जिलिंग फ्रूट्स वालों का ही खुला हुआ है, ठीक है, दोनों अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, और क्या बोलते हैं अपने गुड्स को पास ऑफ कर रहा है एज हिज गुड्स, अब उसका बिजनेस इफेक्ट होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, कोर्स ऑफ ट्रेड में हुआ। अब उसके कस्टमर्स यहाँ जा रहे हैं खरीदने, सोच रहे हैं कि हाँ यार इसी का है, अच्छा ही प्रोडक्ट होगा, है ना, और उसके बिजनेस को डैमेज कर रहे हैं, उसकी गुडविल को यूज़ कर रहा हूँ। मान लो वो प्रोडक्ट्स बेकार निकले तो भाई फ्रूट वाले की तो गुडविल डैमेज हो रही है ना, क्योंकि लोगों को तो ये लग रहा है कि ये भी इसी का वेंचर है, समझ जा। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू कमिट अ थॉट ऑफ पासिंग ऑफ। थॉट ऑफ पासिंग ऑफ में ये होता है। इसका इंडियन केस है दुर्गा दत्त वर्सेस नवरत्न फार्मास्यूटिकल, वेयर सुप्रीम कोर्ट सेट आउट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ। कोर्ट सेड दैट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क जो कि होता है इज अ स्टैट्यूटरी रेमेडी कन्फर्ड ऑन द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो जब अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है देन इट इज पासिंग ऑफ, जब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है देन इट इज इन्फ्रिंजमेंट। और जो ट्रेडमार्क जिसका इन्फ्रिंज हो रहा है, ही हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू यूज ऑफ द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू दोज गुड्स।
एंड पासिंग ऑफ इज अवेलेबल टू अनरजिस्टर्ड गुड्स, जैसे मैंने ऊपर पहले डिस्कस कर दिया. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द यूज बाय द डिफेंडेंट ऑफ ट्रेडमार्क ऑफ द प्लांट इज नॉट एसेंशियल in the action of passing off, but in the case of action of infringement, this will not be applicable. So with this, we are done with our class on case laws. These are the important case laws. I hope you enjoyed the class and understood this. If you have any doubts or queries, please contact me. Thank you.